हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूँ गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 16 अप्रैल का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की भूमिका आजकल एग्जाम्स में बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स एग्जाम हो, चाहे मेंस एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो या यूपीएससी प्रीलिम्स हो, तो कोई भी एग्जाम है वहाँ पे अमूमन 25 से 30% तक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली करंट अफेयर्स से आते हुए दिखते हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। और जो लोग सोचते हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा क्रैश कोर्स कर लेंगे या कुछ मैगजीन्स पढ़ लेंगे, तो आप यकीन मानिए करंट अफेयर्स पे ना होल्ड आना होता है कि अगर जो चीज़ जैसे चर्चा में है तो एक तो आपको पता चल जाता है कि वो बार बार आ रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, है ना। तो वो आप लास्ट मोमेंट पे ट्रैक नहीं कर सकते, है ना। तो कुछ चीज़ों की समझ होती है, वो समझ धीरे धीरे ही आती है और करंट अफेयर्स उसी में से एक टॉपिक है, ठीक है। तो पहले तो ये आपको डेली ही पढ़ना चाहिए। और आपके लिए जो स्पेशली ये क्लासेस है ना, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स और इस तरह के जो अदर एग्ज़ाम्स हैं और मेंस एग्ज़ाम्स हैं, है ना। तो मेंस के भी इसमें समय समय पर जो है मतलब हर टॉपिक के साथ, ठीक है। तो मेंस का एंगल भी जहाँ जहाँ आवश्यक होता है दिया ही जाता है, ठीक। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये करंट अफेयर्स। तो आपको पढ़ना है अच्छे से और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा हमारे कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि जो भारत है वो फिसल कर 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पायदान पे आ गया है। अभी तक वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, उससे पहले 4थी अर्थव्यवस्था के पद पर भी रहा था कुछ समय के लिए, और अब वो 6वें स्थान पे आ गया है, ठीक है। कौन कह रहा है ये? तो IMF की एक रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, तो उसमें उसने आउटलुक दिया है कि उसमें ऐसे प्रेडिक्ट किया है कि जो है इंडिया जो है 6वें स्थान पर आ गया है और यूके ने इंडिया को पीछे कर दिया है, यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है। तो सबसे पहला तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना। आपने देखा होगा कि एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो पहला तो आपको यही कंफर्म पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये आपको, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। तो जिन्हें फुल फॉर्म नहीं पता है वो फुल फॉर्म लिख लेंगे। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो जिन लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता है वो फुल फॉर्म लिख लें, ठीक है। और जिन्हें पता है वो खाली IMF से ही काम चलाएं, ठीक। तो इसने क्या कहा है? पहले स्थान पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स 32.30 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ, ठीक। सेकंड पे चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर यूके, फिर इंडिया। ये जो इसका क्रम है ना, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिया क्या हो रहा है, इंडिया की पोजीशन अब वो टॉप 5 में नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ समय में रहा है ना। तो स्लिप हो रही है, तो आपसे पूछ लेगा वो कि कौन से हैं टॉप 5 कंट्रीज, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इंडिया की जो रैंकिंग है वो गिर क्यों रही है ना। तो उसका जो एक मेजर कारण है, मुख्य कारण है, वो ये है कि करेंसी डेप्रिसिएशन, मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। मुद्रा का अवमूल्यन कैसे? कि ये जो IMF की रिपोर्ट आती है ना, ये GDP को जो मापता है, नॉमिनल GDP मापता है पहले तो, ठीक है। नॉमिनल GDP क्या होता है? नॉमिनल GDP होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में पूरे एक वर्ष में कुल कितनी वस्तु व सेवा, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इनका उत्पादन हुआ, और उस उत्पादन को हम उनके करेंट मार्केट प्राइस से जब मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, कि जो भी उनका मार्केट में प्राइस चल रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो होता है नॉमिनल GDP, ठीक है। इसमें इन्फ्लेशन जुड़ी हुई होती है, इन्फ्लेशन को हटाया नहीं जाता, मुद्रास्फीति इसमें होती है, ठीक। तो अब क्या है, हमारी तो वैल्यू थी, हम तो निकालते हैं रुपीज़ में, लेकिन जो IMF काउंट करता है, IMF किस में काउंट करता है? डॉलर्स में। तो IMF ने क्या करा, यहाँ पे समझते हैं कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास हमारी लास्ट ईयर जो GDP थी
वो 85 रुपीज़ थी। अब इतनी कम होगी नहीं, लेकिन आप उदाहरण के लिए थोड़ा समझते हैं, ठीक है। और उस समय $85 कितना होता था, 85 रुपये $1 के बराबर था, ठीक है। $1 में 85 रुपये होते थे। अब क्या हुआ, इस वर्ष 1 साल में हमारी जीडीपी बढ़ के 95 रुपये हो गई। लेकिन चूंकि वैश्विक स्तर पर बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस है, यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, तो मतलब कुल मिलाकर जो हमारा रुपया है वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो डॉलर के मुकाबले अब हमारा रुपया भी 95 रुपये $1 के बराबर हो गया, मतलब रुपया गिर गया, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो, अगर मैं रुपये की टर्म में देखूं तो हमारी जीडीपी पिछले साल 85 रुपये थी, अब कितनी हो गई है, 95 रुपये। लेकिन अगर मैं डॉलर की टर्म्स में देखूं तो अभी भी, पहले भी $1 थी, अभी भी $1 है। तो डॉलर में वो वृद्धि नहीं देखने को मिल रही, और लेकिन रुपये में देखने को मिल रही है। तो जब भी रुपया अवमूल्यित होगा, रुपया डेप्रिशिएट होगा, तो ऐसी स्थिति में हमारी डॉलर में जीडीपी कम हो जाएगी, ठीक है, उसमें वो वृद्धि नहीं दिखेगी। तो एक ये कारण है कि अभी जो भी ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है तो उसमें रुपया लगभग 93-95 रुपये, जो डॉलर है वो 93 रुपये 95 रुपये तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, हमारी जीडीपी हमें कम दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में चीज़ें चल रही हैं, भू राजनीति में, जैसे वेस्ट एशिया क्राइसिस है, ईरान इजराइल की टेंशन है, अब उससे हमें क्या परेशानी है, अरे भाई एनर्जी संकट क्रिएट हो गया। आपने देखा है एलपीजी के लिए लोग कितने परेशान हैं, है ना, गैस सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जो बाकी चीज़ों की कीमतें हैं उसमें वृद्धि हो रही है, ठीक। तो ऐसे में, और सबसे बड़ी बात, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उस इलाके में जा नहीं सकते। जगह जगह पे कभी हॉर्मुज ब्लॉकेड है, कभी नवल ब्लॉकेड है यूएस का, और जा भी रहे हैं तो उनका डी रूटिंग हो रही है, री रूटिंग हो रही है, और नहीं तो इंश्योरेंस कंपनियां ज़्यादा पैसा ले रही हैं। मतलब कुल मिला के एक्सपोर्ट महंगा हो गया है ना, और इम्पोर्ट भी महंगा हो गया है हमें, है ना। जो एनर्जी पहले कम दामों पर मिल जा रही थी, अब वो, क्योंकि एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम है, तो अब हमें महंगे दाम पे मिल रही है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ गया है। जब हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, कम एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, चालू खाता घाटा बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में भी क्या हो रहा है, हमारी जीडीपी कम हो रही है, ठीक है। दूसरा है कि बेस ईयर का रिवीजन। हमने लास्ट फरवरी का जो करंट अफेयर्स था उसमें देखा था कि आधार वर्ष में संशोधन किया है, ठीक है। जो पहले 2011-12 हुआ करता था, अब उसे चेंज करके क्या कर दिया है, 22-23 कर दिया है, ठीक है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी तो आधार वर्ष पे डिपेंड करती नहीं, वो तो स्टैटिक डेटा है ना। अगर हमें ग्रोथ रेट निकालनी हो तो चलो समझ आता है कि आधार वर्ष चेंज हुआ तो कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नॉमिनल जीडीपी पे आधार वर्ष चेंज होने का क्या फ़र्क पड़ा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। देखो, पहली बात तो हमने खाली आधार वर्ष नहीं चेंज किया, है ना, हमने एक मैथडोलॉजी चेंज की, ठीक है। हमने पूरी वो प्रक्रिया चेंज की जिसके आधार पे जीडीपी नापी जाती है, ठीक। दूसरी बात ये है कि जो जीडीपी होती है ना, वो कोई ऐसा नहीं है, मैंने तो आपको कह दिया कि इस पूरे देश में जितनी वस्तु व सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसको उनके मूल्य से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगी नॉमिनल जीडीपी। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिकली सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे देश में जो जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उन सबका सरकार गणना कर पाए, है ना, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो सरकार क्या करती है, इनफॉर्मल सेक्टर है, लोग अपने घरों में कचरे पापड़ बना के बेच रहे हैं, है ना, तो सरकार, उनका कहीं पे डेटा नहीं है, तो कैसे उनको अपने में शामिल कर पाएगी, है ना। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, जो एक प्रॉक्सीज को चयन करती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या करती है सरकार, ये रहा, ठीक है, कि प्रॉक्सीज अभी तक होते थे। जैसे प्रॉक्सी क्या होता है, अगर हमें इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ देखनी है तो आप क्या करो, फॉर्मल वाली देख लो, जिस तेज़ी से वो बढ़ रहा है उसी तेज़ी से ये भी बढ़ रहा होगा, तो मान लेती है कि इसका जो पड़ोसी है, प्रॉक्सी है, उसका डेटा देख लो, जितनी ग्रोथ रेट उसमें है उतनी ही इसमें होगी। लेकिन ऐसा नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखो, जैसे जीएसटी है ना, जीएसटी आया, डिमोनेटाइजेशन हुआ, या फिर कोरोना वायरस आया, कोविड-19, ठीक। तो इन सभी चीज़ों का प्रभाव जो है इनफॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा पड़ेगा,
ना कि फॉर्मल सेक्टर पे। फॉर्मल का तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर पूरी तरह से मतलब बहुत हद तक प्रभावित हुआ था। ये तो कहना सही नहीं होगा कि पूरी तरह से ठप हो गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ऐसे ही जीएसटी वगैरह में जिन लोगों के पास ऑलरेडी पेपर वर्क कर रहे थे उनको आसानी हुई जीएसटी को अपनाने में, लेकिन जिनकी कंपनियां ही रजिस्टर्ड नहीं थी तो उनको परेशानी हुई। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, फॉर्मल कम। तो ऐसे में इसकी ग्रोथ को इसके तुल्य मानना सही नहीं है। तो सरकार ने नई मेथडोलॉजी में कहा कि भाई हम क्या करेंगे, ये प्रॉक्सीज को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर की ग्रोथ एक नए सर्वे से करेंगे, और एक सर्वे ही कराया जाएगा, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, या असंगठित क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनका वार्षिक सर्वेक्षण। और बचा कुछ डेटा हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे से ले लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, पहले तो बस अनुमान लगा रही थी सरकार कि इनका इसके बराबर ही होगा, है ना, लेकिन अब क्या है, अब सरकार एग्जैक्ट पता कर रही है कि आपने इनका डेटा क्या है। ऐसे समझ लो कि एक क्लास में एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। ठीक है, ए पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है, डी बहुत होशियार है। ठीक है, तो क्या हुआ, एक वर्ष पेपर नहीं हुए और कह दिया ए को कि ए के मार्क्स भी है ना बी के बराबर मान लिए जाएंगे, तो ए के भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे थे, है ना। लेकिन अगले वर्ष क्या हुआ, पेपर होने लग गए। तो अब क्या कहा कि भाई ए तुम अपनी परीक्षा दो, बी तुम अपनी परीक्षा दो अलग अलग। तो बी के मार्क्स तो अभी भी ज़्यादा आए, ए के मार्क्स अब की बार कम आए, क्योंकि वो खुद से परीक्षा में बैठ रहा है ना, तो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा। तो यही हो रहा है इनफॉर्मल सेक्टर के साथ कि पहले उसकी ग्रोथ को फॉर्मल सेक्टर के तुल्य मान लिया जाता था, अब नहीं माना जाएगा। अब तो उसका डेटा देखेंगे और डेटा आया है कम, है ना, तो इस वजह से भी हमारी जीडीपी क्या हुई है, थोड़ी सी कम दिखी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जीएसटी और इसको, हाँ, इसमें एक और सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हम पहले क्या करते थे, सरकार एस्टिमेट करती थी। ठीक है, किसके आधार पे, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता था, उसके आधार पे वॉल्यूम बेस्ड एस्टिमेशन कर लेते थे कि इतना मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी। अब सरकार ने कहा भाई ये एस्टिमेशन छोड़ो, जीएसटी का डेटा ले लो, कितना टैक्स आया है ना, जो जो चीज़ बनी है उसका टैक्स आया होगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन की तो ज़रूरत ही नहीं रह गई। ठीक, तो जीएसटी का डेटा लेगी, MCA 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का एक डिजिटल फाइलिंग है, तो MCA 21, तो उसका जो डेटा है वो लेगी। तो अब इसमें भी सीधा सीधा डेटा लिया जा रहा है। तो पहले तो ऐसा होता था ना कि ओवर एस्टिमेट हो जाता था कि बड़ा चढ़ा के बता दिया, अब बड़ा चढ़ा के नहीं बता पाओगे। अब तो जो है सामने दिख रहा है, और जब सामने दिख रहा है तो पहले से थोड़ा सा कम अनुमानित हो रहा है ना, तो कम लग रहा है। ठीक है, फिर है डबल डिफ्लेशन सीरीज़, ये भी इसको भी करेक्ट किया गया। ये सब बातें ना मैं आपको जब हमने जीडीपी में चेंज किया है वो लेक्चर था फरवरी के, आई थिंक फरवरी का ही करंट अफेयर्स है ये, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि क्या क्या चेंजेस हुए थे जीडीपी में, अगर आपको ये डबल डिफ्लेशन और ये सब टर्म्स नहीं समझ आ रही। ठीक है, फिर तीसरा कारण क्या है, क्यों हमें जीडीपी कम दिखाई दे रही है। तो पहले तो देखो हम ना सिंगल डिफ्लेशन पे यूज़ करते थे। सिंगल डिफ्लेशन क्या है कि मानो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल लगे। ठीक, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल लगे तो ऐसा भी तो होगा कि इसके प्राइस बढ़ गए, इसमें इन्फ्लेशन देखी गई। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन नहीं आई, है ना। लेकिन हम क्या करते थे, WPI के आधार पे मापते थे। तो WPI होलसेल इंडेक्स है जो रॉ मटेरियल को बताएगा कि उसमें कितनी इन्फ्लेशन है। तो हमारे जो प्रोडक्ट था, मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, तो वो पैकेट तो 5 रुपये का ही बिक रहा है, अभी 10 रुपये का ही बिक रहा है, लेकिन जो उसमें गेहूं जो यूज़ हो रहा था ना बीच के कुछ समय में, उसकी कीमतें बढ़ गई। तो गेहूं की कीमतें तो बढ़ी, लेकिन पार्ले जी की कीमत तो उतनी ही रही ना कुछ समय के लिए। तो एक्चुअल में तो इन्फ्लेशन नहीं हुआ, लेकिन गेहूं में हमें इन्फ्लेशन दिख रहा है। तो पहले क्या होता था, हम इस इन्फ्लेशन को, जो गेहूं का इन्फ्लेशन था उसको पार्ले जी का इन्फ्लेशन मान लेते थे। तो सरकार ने कहा भाई अब ऐसा नहीं होगा, हम डबल डिफ्लेशन करेक्शन किया करेंगे कि जो रॉ मटेरियल है गेहूं के इन्फ्लेशन को गेहूं में देखो, पार्ले जी में कोई इन्फ्लेशन नहीं हुआ तो उसको काउंट मत करो, उसको अलग मेथड से देखो।
ठीक है। तो दो अलग अलग डबल डिफ्लेशन करेक्शन लगा दिया। तो अब जो चीज़ें पहले महंगी दिख रही थी उनका मूल्य ज़्यादा दिख रहा था, अब उनका मूल्य ज़्यादा नहीं दिखेगा, और ज़्यादा नहीं दिखेगा तो हमें लगेगा कि कम उत्पादन किया और जीडीपी में कमी लगेगी, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे प्रीवियसली, लेकिन देखो अच्छे कदम है ना, कि अब हम जो है ये बेकार में इन्फ्लेशन दिखना कोई सही बात नहीं है ना, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। बेकार में जो अनुमानित करना बढ़ा चढ़ा के जीडीपी को, वो भी सही बात नहीं है, डेटा के आधार पे सही पिक्चर आनी चाहिए, है ना। तो हमने ये सब किया, तो ये सब अच्छे काम हैं। लेकिन जब भी ऐसा सरकार करती है, कोई नए कदम उठाती है, तो थोड़ा सा सेटबैक तो लगता है, ठीक है। तो अभी एक्चुअल में हमें जीडीपी बस थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, जीडीपी कम हुई नहीं है, ठीक है। तो कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारी जो, अगर हम इसे पहले वाले तरीके से नापते तो 357 लाख करोड़ होती, लेकिन अब जब हमने इसे नए तरीके से नापा है तो ये 345 लाख करोड़ है ना। तो एक्चुअल में देखो कम नहीं हुई, तरीका बदलने से हमें कम दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्यों चेंज किया था जीडीपी को, बेस ईयर को, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। हमने क्यों चेंज किया था बेस ईयर, क्योंकि हमारी 2011-12 की बास्केट थी, बहुत पुरानी बास्केट थी। उस समय पे डिजिटल भारत नहीं हुआ था, इकोनॉमी डिजिटाइज नहीं हुई थी, रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ें नहीं शामिल हुई थी, स्टार्टअप सिस्टम इतना ठीक से नहीं आ पाया था, है ना। तो अब हम चाह रहे थे कि जब से इकोनॉमी में बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, उसके बाद का कोई बेस ईयर ले लिया जाए। तो 11-12 के बाद आता है 21-22, ये लेना चाहिए था, लेकिन इस दौरान था कोविड, है ना। तो कोविड को तो नहीं ले सकते, उस दौरान तो वैसे ही अर्थव्यवस्था डाउन चल रही थी। तो कोविड के बाद जो भी नॉर्मल ईयर आया ना 2022-23 का, तो हमने उसे चूज कर लिया, ठीक है। इसके साथ साथ हमने जीएसटी, एमसीए, 21E वाहन, इनके डेटा को भी शामिल किया है, ठीक। तो इस वजह से हमें जीडीपी कम दिख रही है, लेकिन जीडीपी कम हुई नहीं है ना, समझ पाने ना। और उसने क्या कहा है, आईएमएफ ने कहा है कि देखो जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, ठीक है। हमारे यहाँ तो जैसे चाइना है, चाइना की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, वो अपनी जो भी पैसा कमा रहा है उसका बहुत मेजर पार्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आ रहा है, ये चीज़ों को निर्यात करता है तो उसको पैसा कमाता है। लेकिन भारत में तो भाई अपनी ही जनसंख्या, अपनी आबादी इतनी है, और वो तो खुद ही यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स को। तो भले ही जैसे ये वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है और जो भी, तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा कि इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा, है ना। लंबे समय में क्या होगा कि हम सेटल हो जाएंगे थोड़े से झटके के बाद, और फिर से 2027 में हम फिर से यूके को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, सॉरी 4थी, और फिर उसके बाद हम 2031 तक, है ना, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देख लेना है, ओके। यहाँ ये डेटा थोड़ा आई थिंक गलत लिखा हुआ है, इसको मैं चेक कर लूँगी। मुझे जो ध्यान आ रहा है वो है 2031 तक हम बनेंगे 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और 2027 तक फिर से 5वें स्थान पे आ जाएंगे, और 2028 पे 4थे स्थान पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रीचेक कर लूँगी, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आएगा कि देखो भारत की जो घरेलू विकास दर है, ग्रोथ रेट है, वो तो मजबूत है ना, स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी हमारी जो रैंकिंग है वो घट गई, क्यों, है ना, क्या कारण है उसका। क्योंकि रैंकिंग इज बेस्ड ऑन नॉमिनल जीडीपी इन यूएस डॉलर्स, नॉट इन रुपी, है ना। तो यहाँ पे यूएस डॉलर में होती है, और रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से वो हमें कम दिखाई दे रही है, रुपए के अवमूल्यन ने उसके डॉलर के मूल्य को कम कर दिया है ना। तो पहला ही आंसर हमारा सही है, लेकिन जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, चाहे पहला ही आंसर सही हो, लेकिन आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं एग्जाम में। कई बार क्या होता है, जो ट्रैप वाला ऑप्शन होता है ना, वो ए ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट बेस्ड क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो आईएमएफ रैंकिंग है जो ऊपर बताई गई है, वो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर है, नहीं, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर है ना, अभी बताया आपको। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो होगा क्या कि बाकी दो को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला गलत हो गया ना, तो जिस जिस में 1 है सब काट दो,
आंसर आ गया बी। ठीक है, लेकिन अगर हमें सेफ साइड गेम खेलना है तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तो हम दूसरा भी पढ़ेंगे। इंडिया की जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो 6.5% के आसपास है, सही बात है ना, हम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और वीकनिंग रुपी कैन लोअर इंडिया जीडीपी रैंक, है ना, जो रुपया अगर कमज़ोर होगा तो भारत की जीडीपी रैंक को कम कर देगा, भले ही हम रुपये की टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ये सही है, तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है, आंसर विल बी बी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इंडिया जो है वो ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अभी तो सितंबर में होगी, है ना। अब क्यों चर्चा में आया ये, उसको समझ लेते हैं और ब्रिक्स नेशंस को समझेंगे, क्योंकि ब्रिक्स हम होस्ट कर रहे हैं तो इस बार डेफिनेटली मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन आपको ब्रिक्स पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि भाई ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, यूएई भी ब्रिक्स का मेंबर है, और दोनों की चल रही है तनातनी, है ना। अब अगर हमारे यहाँ ब्रिक्स की समिट होगी, ठीक है, तो क्या होगा, या तो ये दोनों आएंगे नहीं, या आएंगे तो मुंह फुला के बैठेंगे। ठीक, तो भाई भारत होस्ट कंट्री है तो उसको ये मंजूर नहीं है ना। आप ऐसे समझो कि किसी के अगर कोई बच्चे मेहमान आए हों और 2 बच्चे आपस में लड़ने लगे, तो हम क्या करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं ना, उनकी सुलह करवाते हैं, फ्रेंडशिप कराते हैं वापस से। सेम यही भारत कर रहा है कि भाई भारत के घर आना है तुमने, और तुम लड़ झगड़ के आओगे तो सही नहीं रहेगा। तो हम ईरान और यूएई की बातचीत करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्यों इनके संबंध खराब हुए हमने देख ही लिया। ईरान और यूएई ने, जैसे अभी ईरान ने ड्रोन अटैक किए थे, मिसाइल अटैक किए थे यूएई पे, है ना। जाबल अली पोर्ट था उसका, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर पे ड्रोन अटैक कर दिए थे, मिसाइल्स चलाई थी। तो अब भाई तुम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब करोगे तो वो तुमसे बातचीत कैसे करेंगे, है ना। तो ये एक बात है। इसके साथ ईरान ने हॉर्मुज को भी ब्लॉक कर रखा है। ठीक, क्यों कर रखा है भाई, यूएई अमेरिका का साथ दे रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो भी कारण रहे, और इवन यूएई ने इसके जो ब्लॉकेट था उसको इकोनॉमिक टेररिज्म की संज्ञा दी, है ना। तो ईरान का कहना है भाई ये तो मेरी स्ट्रेटेजी है, ये कोई टेररिज्म थोड़ी ना है। तो ये सब कुछ चल रहा है, दोनों तरफ से मामला बहुत गरमाया हुआ है। तो लेकिन अब भारत का क्या है ना। भारत का है भाई तुम अपने घर लड़ रहे थे, लड़ो, हमारे घर आओगे तो प्यार मोहब्बत के साथ आना होगा। ठीक है, हमारा तो वो वसुधैव कुटुंबकम वाला भी फंडा है ना, कि हम तो वसुधा को कुटुंब मानते हैं, मतलब पूरी धरती को अपनी जो परिवार मानते हैं, और परिवार के 2 सदस्य लड़े हमें मंजूर नहीं, है ना। तो भारत करेगा मीडिएशन, मध्यस्थता। तो भारत ने अप्रैल में मीडिएशन करना शुरू कर दिया है और फेस टू फेस मीटिंग ऑर्गेनाइज कराएगा मई में। ठीक है, मिनिस्टर लेवल की मीटिंग है, मिनिस्टर मिलेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स, और आमने सामने बैठ के अपने जो भी झगड़े होंगे उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। कैसे भारत ने मैनेज किया, फ़ोन डिप्लोमेसी से। ठीक है, फ़ोन घुमाया एक यूएई के वाइस प्रेसिडेंट को, एक ईरान के पार्लियामेंट्री स्पीकर को, और कहा कि भाई दोनों तुम बात करो, है ना। और बात करो, क्या बात करनी है कि कैसे तुम डी एस्केलेट करोगे, शांति कैसे स्थापित करोगे, तनाव कैसे कम करोगे। ठीक है, और ये जो फ़ोन पे बातचीत करा रहा है भारत, इसे कहते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी। अब आप कहोगे कि मैम ये क्या, आप फ़ोन डिप्लोमेसी, क्वाइट डिप्लोमेसी, ये क्या कुछ पूछा जाएगा क्या एग्ज़ाम में कि फ़ोन डिप्लोमेसी क्या है। तो आसान सा क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिहाज से, हाँ आसान है, नहीं पूछा जाएगा, है ना। लेकिन मेंस में जब आप ऐसे ही लिख कर आओगे कि क्वाइट डिप्लोमेसी से, या आप कहीं पे लिख कर आओगे कि फ़ोन डिप्लोमेसी को यूज़ किया है ना, तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, देखो कोई आप खुद ही देखो, 2 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक, आप उनकी कॉपी चेक कर रहे हो, एक ने ऐसे कीवर्ड्स लिखे हैं हैवी कि क्वाइट डिप्लोमेसी, फ़ोन डिप्लोमेसी, ठीक है, और स्ट्रेटेजिकल सॉवरेनिटी, मतलब जो चीज़ें भी थी उनके पास कीवर्ड्स, वो सब लिखे हैं। तो आप उसको ज़्यादा मार्क्स दोगे, और एक कोई सिंपल लिख के आया है तो उसको ऑब्वियसली कम मार्क्स दोगे। तो जब भी आपको ऐसा करना है ना कि जब भी मेंस में आंसर लिखना है तो आपके पास ऐसा कीवर्ड्स का खजाना होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप उसको यूज़ करोगे ना तो ही आप ज़्यादा नंबर खींच पाओगे। ओके, अब ब्रिक्स हम 2026 की मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं ब्रिक्स कब बना, कैसे बना, कौन कौन मेंबर है ना, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी,
उसमें तय हुआ कि भाई ब्रिक्स को बना लेते हैं। फिर ब्रिक्स बना, रशिया में पहली समिट हुई 2009 में, ठीक है। तब 4 सदस्य थे और इसका नाम ब्रिक हुआ करता था, ठीक है। ब्रिक, BRIC ब्रिक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये 4 सदस्य हुआ करते थे। फिर 2011 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। अब तो इसमें 11 देश हैं और 6 देश जुड़ गए, तो अब इसका नाम तो कुछ और हो जाना चाहिए था, लेकिन नाम बदला नहीं उन्होंने, क्योंकि कोई ऐसे नेम बन नहीं रहा होगा, है ना। ब्रिक्स तो देखने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो नाम तो अभी भी ब्रिक्स ही है, लेकिन उसका एक्सपेंशन हो गया है। 2024 में 5 और देश जुड़े। कौन कौन से? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, ठीक है। ईरान एशिया का, ठीक है। इजिप्ट और इथोपिया अफ्रीका से जुड़े, और सऊदी अरब और UAE अरेबियन पेनिनसुला से, ठीक है। तो हमने इसे जो सेक्टर एरिया वाइज है उसको और थोड़ा सा समावेशी बनाया, ठीक है, इंक्लूसिव बनाया। फिर आसियान की तरफ से कोई नहीं था, है ना, आसियान का कोई मेंबर नहीं, तो फिर 2025 में हमने इसमें इंडोनेशिया को भी जोड़ा। अभी मैं आपको इन सब के लोकेशंस भी दिखाऊंगी, है ना, कि मैप में कौन कौन सा देश कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो देख ही लेते हैं, चलिए। यहाँ पे देखो, बार बार आप कहोगे मैम रोज ही एक बात कहती हैं, वो इस वजह से कहती हूँ कि आपके माइंड में ये बात अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि अगर आपने मैप हाथ के हाथ नहीं देखा तो आप यकीन मानिए आपको याद नहीं होगा। आप ऐसा नहीं होगा कि एटलस लेके बैठे और एक दिन में सारा मैप रट्टा मार लोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक, कौन कौन मेंबर है। देखो, ये हमारा भारत, भारत का पड़ोसी चाइना, चाइना का पड़ोसी रशिया, ये 3 देश तो हैं। ये इधर आ गया ब्राज़ील, साउथ अमेरिका का देश है, ठीक है। फिर आ गया साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का है। इसके अलावा इजिप्ट इसमें शामिल हो गया। ये देखो इजिप्ट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला इलाका सऊदी अरेबिया है, ये छोटा सा UAE है, ये हमारा ईरान हो गया, यहाँ पे ये इंडोनेशिया हो गया, और ये इथोपिया, ठीक है। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि कौन कौन से महाद्वीप इसमें ब्रिक्स में शामिल नहीं है, तो देखो नॉर्थ अमेरिका इसमें शामिल नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं है ना। बाकी के जो 3 महाद्वीप हैं कौन कौन से? साउथ अमेरिका, यूरेशिया और या एशिया कह सकते हैं, और ये जो है हमारा अफ्रीका, तो उससे है। यूरोप से भी कोई देश नहीं है अभी इसमें शामिल, ठीक है। हम इसमें रशिया को मान सकते हैं, ठीक है, ये रशिया यूरेशिया का कंट्री है, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। लेकिन जो EU है, यूरोपियन यूनियन, उसका कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं, ठीक। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे ब्रिक्स देख लिया। अब ब्रिक्स के 11 सदस्य देख लिए कौन कौन से हैं, आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा 10 पार्टनर सदस्य भी हैं, भागीदार देश भी हैं। ये चाहते हैं ब्रिक्स में शामिल होना, प्रक्रिया चल रही है, हो सकता है भविष्य में शामिल हो जाए। कौन कौन से हैं नाम याद नहीं रखने, ठीक है, बस ऐसे ही हल्का सा पढ़ लेना। बेलारूस है, बोलिविया है, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम, ठीक। तो ये देश भी शामिल हैं इसमें। और भारत चौथी बार 2026 में चौथी बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। और इससे पहले कब कब की है? 2012 में, फिर 4 साल बाद 2016 में, फिर 5 साल बाद 2021 में, और अब फिर से 5 साल बाद 2026 में, है ना। रोटेट होके मेंबरशिप आती है एक साल के बाद, ठीक है। पहले 5 सबके पास आएगी एक बार, ओके। थीम क्या है भारत की चेयरमैनशिप की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रट के जानी है, पक्का पक्का आ सकती है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि हमें रेजिलियंस के लिए, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना है? निर्माण करना है। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण करना है। इसका लोगो पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लोगो देख लेते हैं। ये है, देखिए हमारा लोगो, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे ये जो कमल की पत्तियां हैं, है ना, ठीक, ये जो कमल की पत्तियां हैं ये अलग अलग देशों को दर्शा रही हैं। इसमें जो हमने यहाँ बीच में देखो हाथ जोड़ती हुई मुद्रा है ना, यहाँ पे देखो इसका मीनिंग ही लिखा है। तो जो कमल का फूल है, ठीक, वो क्या दिखा रहा है? वाइब्रेंट कलर्स ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, है ना, मेंबर कंट्रीज को दिखा रहा है। इसके साथ साथ प्योरिटी, रेजिलियंस, प्रोग्रेस को शो कर रहा है, ठीक है। और जो नमस्ते वाला है, तो वो नमस्ते तो आप जानते ही हैं कि हमारा भारत का एक ग्रीटिंग है ना, कि आप ग्रीटिंग जेस्चर है
कि कैसे आप गर्मजोशी से सामने वाले को सम्मान करते हो। तो स्पिरिट है वार्म रेस्पेक्ट एंड हारमोनियस कोलैबोरेशन की, कि कैसे भारत सामंजस्यपूर्ण सहयोग करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि इसके ब्रिक्स के लोगों में क्या क्या है। तो ब्रिक्स के लोगों में ब्रिक्स लिखा हुआ है, इंडिया का नाम है, 2026 है, कमल का फूल है और हाथ जोड़ती हुई मुद्रा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है तो कौन सी कंट्री ने कब ज्वाइन किया। तो देखा साउथ अफ्रीका 2011 में है, यूएई 2024 में, 24 में यहाँ पर ठीक है ना, 2024 में बहुत सारे कंट्रीज जुड़े थे। इंडोनेशिया 2025 में, ये भी ठीक है। सऊदी अरेबिया 2023 में नहीं, तो 4 नहीं होगा आंसर में, तो 4 हटा के क्या बचा, आंसर विल बी ए 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2023 में कोई देश ऐड नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो मलेशिया, इथोपिया, ईरान, यूएई, तो हमने देखा इथोपिया, ईरान और ये तो हैं, अभी रिसेंट में 2024 में ऐड हुए हैं, है ना। मलेशिया नहीं है, तो मलेशिया नहीं है। हालांकि अगर आपने गौर किया हो तो मलेशिया जो है ना वो भागीदार कंट्री है ना, पार्टनर कंट्री है, देखिए है ना, भागीदार कंट्री में आ रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा, और कोई क्वेश्चन है क्या, हाँ एक और है, इस तरह का आ जाएगा है ना कि कौन ब्रिक्स को चेयर कर रहा है, तो इंडिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्बन चैलेंज फंड और इसके साथ साथ क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर, हाउसिंग मिनिस्टर हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिस्टर मनोहर लाल, उन्होंने एक ऑपरेशनल गाइडलाइन इशू की हैं अभी हाल ही में। ठीक है, इन दोनों की, अर्बन चैलेंज फंड के लिए और क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी सब स्कीम के लिए। ठीक है, और माना जा रहा है कि इन 2 स्कीम्स के बाद ना जो हमारा एक अर्बन लोकल बॉडी है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें काफ़ी परिवर्तन आने वाले हैं, अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ ही जो भारत है वो ग्रांट बेस्ड से मार्केट लिंक मॉडल की तरफ जा रहा है। अभी तक क्या होता था कि हम ग्रांट दे देते थे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, है ना, और नगर निगम। ठीक है, तो अब हमने उन्हें ग्रांट दे दी। कौन कौन ग्रांट देता था, एक तो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, वो भी ग्रांट देती थी। ठीक है, लेकिन ग्रांट से क्या होता है ना कि अगर आपने अपने सोर्सेज डेवलप नहीं किए, आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, तो आप बहुत ज़्यादा अपने में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक, आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रगति करनी है तो आपको फिर अपने रेवेन्यू के सोर्स तो डेवलप करने ही होंगे, आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते, है ना। तो ग्रांट बेस से मार्केट लिंक मॉडल की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए बनाया एक अर्बन चैलेंज फंड, न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था इस रूल बुक को, और इसमें कहा गया है कि देखो 4 लाख करोड़ रुपए आपको जमा करने हैं, इकट्ठे करने हैं इन्वेस्टमेंट से, है ना, इन्वेस्ट करवाना है लोगों से, और इसमें 1 लाख करोड़ सरकार करेगी। कौन सी सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, सेंट्रल का असिस्टेंस होगा, जो केंद्र सरकार है वो 1 लाख करोड़ राशि देगी, और कुल मिला के आपको 4 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं ताकि आप अपना जो अर्बन एरियाज है उनका विकास कर पाओ। ठीक है, फ्री ग्रांट नहीं है, कैटेलिटिक कैपिटल है, मतलब कि एज अ कैटलिस्ट काम करेगी कि कुछ पैसा आ गया तो लोगों को लगेगा अरे केंद्र सरकार इसमें पैसा लगा रही है, चलो हम भी लगाएं, है ना, तो लोग इसको देख के इन्वेस्ट करने आ जाएंगे, जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदने लगेंगे, है ना। फंडिंग का क्या रेशियो रहेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मैक्सिमम 25% फंड करेगी। जो भी आपका प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे होगे, रिन्यूएबल एनर्जी से हो सकता है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उससे हो सकता है ना, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसमें 25% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। फिर 50% आपको अपने आप जुटाना पड़ेगा, मार्केट से जुटाओ, म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करो, बैंक से लोन ले लो, पीपीपी मॉडल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उस मॉडल को अपना लो। और जो बचा हुआ 25% है वो कौन देगा, या तो भाई तुम अपने खुद के सोर्सेस लाओ, खुद के तुम्हारे टैक्स लग रहे हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है ना। कब से कब तक चलेगी ये योजना, 2025-26 में शुरू हुई थी, 2030-31 तक चलेगी, और अगर अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करती तो 34 तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चैलेंज मोड पे होगा, जो प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे कि अच्छे हैं, है ना, जिनकी उम्मीद है कि ये सफल हो सकते हैं, सरकार उन्हीं पे पैसा लगाएगी।
ठीक है, ऐसा नहीं है, ग्रांट नहीं है कि सबको देनी है, ठीक है, मजबूरी नहीं है, ठीक है, सरकार की। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और स्कीम लॉन्च की है, क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी सब स्कीम, ठीक। ये क्या है, इसे भी टीयर 2 और जो टीयर 3 शहर है ना, उनके लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात और समझते हैं। जो अभी हमने ऊपर योजना देखी ना, जिसमें सरकार क्या करेगी, थोड़ी सी आपको फंडिंग दे देगी, है ना, असिस्टेंस देगी। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं ना, जैसे म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करना है, पीपीपी लाना है, तो ये छोटे टीयर 2 टीयर 3 शहरों की नगर जो पालिकाएं हैं वो नहीं कर सकती, है ना, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो नहीं कर सकती, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनको आ भी नहीं रही चीज़ें, है ना। तो अब बड़ी जो टीयर 1 की अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनके लिए तो आपने अरेंजमेंट कर दिया, इन छोटी बॉडीज का क्या हो, तो इनके लिए सरकार ने कहा कि भाई तुम बैंक से लोन ले लो, ठीक है। अब बैंक क्यों लोन लेगा, बैंक को लगेगा कि तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, है ना। तो बैंक को कहा कि नहीं भाई, पैसा नहीं डूबेगा, हम 5,000 करोड़ रुपए का ये फंड बना दे रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट रीपेमेंट, क्रेडिट का जो रीपेमेंट की जो गारंटी है वो हम देंगे, अर्बन लोकल बॉडी से मतलब हम देंगे कि ये जो अर्बन लोकल बॉडी है ये आपका जो लोन है वो चुकता कर देगी, ठीक है। और जो छोटी यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से भी कम है, या जो हिली इलाके में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। एंड गारंटी कवरेज जो है, जो फर्स्ट टाइम लोन है वो सबसे पहले तो आपको 7 करोड़, जो फर्स्ट टाइम लोन होगा उसमें 70% या जो 7 करोड़ रुपए है जो भी कम होगा, ठीक है, उसकी गारंटी देगी, पूरे की नहीं देगी, ठीक है। और ऐसे ही उसके बाद अगर अब वो एक लोन चुका दिया, उसके बाद फिर से लोन ले रहे हैं तो उस पर 50% की गारंटी देगी, ठीक है। तो ये आपको 2 स्कीम्स याद रखनी है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि अर्बन चैलेंज फंड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। यह दिखा रहा है एक शिफ्ट है ग्रांट बेस्ड मॉडल से मार्केट लिंक्ड मॉडल तक, तो सही बात है ना, दिखा रहा है। इसमें 100% फंडिंग की जाएगी अर्बन प्रोजेक्ट की, नहीं 100% नहीं, सरकार जो सेंट्रल फंडिंग है वो केवल 25% होगी, है ना। 50% कौन करेगा, आपको बाजार वहाँ से लानी है मार्केट से, आप लोन ले सकते हो, आप पीपीपी मॉडल से ला सकते हो, आप कोई बॉन्ड इशू कर सकते हो, और बचा 25% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो देगी। तो 2 गलत हो गया, है ना। इट एम्स टू मोबिलाइज अ लार्जर पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैटेलिटिक कैपिटल, तो ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट है एक वॉल्केनो चर्चा में था, सकुराजिमा वॉल्केनो, ठीक है, सकुराजिमा वॉल्केनो। तो ये आपने देखा होगा, देखो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो ना केवल यूपीपीसीएस में, आईएएस के प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि एक टर्म दे देगा कि ये वॉल्केनो चर्चा में था, ये साइक्लोन चर्चा में था, कौन से इलाके में आया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो जो भी ऐसा कोई वॉल्केनो है जिसने जो पूरे ग्लोबल न्यूज़ में आ गया हो तो वो आपके काम का हो जाता है, ठीक है। और उसी तरह का एक वॉल्केनो है सकुराजिमा वॉल्केनो, ठीक, जापान का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और इसका अभी ये मिनामिडेक क्रेटर है, वहाँ से इसका विस्फोट हुआ है, ठीक। दिसंबर 2025 में विस्फोट हुआ था, तब से शांत बना हुआ था। और जापान का जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है उसने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट इशू किया है। ऑरेंज अलर्ट मतलब कि जनता को इसके पास नहीं जाना, ठीक है। कहाँ पे है, जापान में है, जापान में क्यूशू आइलैंड, कागोशिमा बे, ठीक है। तो कागोशिमा की बे में क्यूशू आइलैंड जापान, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि बस जापान में है। स्ट्रेटो वॉल्केनो है, स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर, इसे कंपोजिट वॉल्केनो भी कहते हैं, मिश्रित वॉल्केनो भी कहते हैं। और लेयर किस किस चीज़ की होती है, लावा की होंगी, राख की होंगी, रॉक डेब्रिस की होंगी, ठीक है, कि पहले लावा आया, फिर बहुत सारी रॉक्स आई तो वो बिछ गई, फिर से लावा आया, फिर वो बिछ गया, फिर राख आई वो बिछ गई। तो इस तरह से एक कंपोजिट से स्ट्रक्चर बनता है। कहाँ मौजूद है ये, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आप जानते हैं, पैसिफिक ओशन के चारों ओर ऐसे एक रिंग ऑफ फायर है जहाँ पे तरह तरह के ज्वालामुखी
जो हैं वो ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाएं ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, यूनिक फीचर क्या है, पहले क्या हुआ था कि जैसे ये क्यूशो आइलैंड है ना, इससे ये थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड पे हुआ करता था। ठीक है, फिर इसमें विस्फोट हुआ 1914 में, और इससे जो लावा गिरा वो लावा इससे ऐसे जुड़ गया इस आइलैंड से। ठीक, तो अब ये क्या बन गया, अब एक ये पेनिनसुला बन गया। पेनिनसुला मतलब तीन ओर इसके क्या है, तीन ओर एक भूमि है, सॉरी वाटर है। ठीक है, तो पहले ये आइलैंड था, मतलब जो भी वाटर, जो भी बॉडी चारों तरफ से पानी से घिरी होगी वो आइलैंड होगा। ठीक है, लेकिन अगर तीन तरफ से पानी से घिरी है तो क्या होगा, वो पेनिनसुला। ठीक है, प्रायद्वीप। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल सा क्वेश्चन कि ये कहाँ स्थित है ना, ये ही बन सकता है जापान में, या फिर और क्या बन सकता है कि सकुराजिमा वॉल्केनो किस तरह का वॉल्केनो है ना, तो एक्टिव वॉल्केनो है, स्ट्रेटो वॉल्केनो है, कंपोजिट वॉल्केनो है। ठीक, तो ये सारी आपके आंसर आ सकते हैं। नेक्स्ट है एक कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है, उसने अपना मार्च का एनालिसिस प्रस्तुत किया है अभी बुलेटिन में। तो उनने कहा है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट करा है और इसके जो लक्ष्य हैं ना उनके लिए एक चेतावनी जारी की है कि भाई ये पूरे नहीं होने वाले। ठीक है, क्या चेतावनी है सुन लेते हैं। उन्होंने बताया कि जो मार्च है ना वो चौथा सबसे गर्म मार्च है जो रिकॉर्डेड है। मार्च में अभी तक की इतनी गर्मी नहीं देखी गई। ठीक है, ये इसने कहा। और क्या कहा, और कहा कि भाई जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज था हमारा 1850 से 1900 तक का प्री इंडस्ट्रियल एवरेज, उसमें हमने कहा था ना कि जो हमारा पूर्व औद्योगिक स्तर है उससे 1.5 डिग्री तापमान नहीं बढ़ने देंगे, है ना, उससे ज़्यादा। तो उन्होंने कहा भाई 1.48 तो तुम ऑलरेडी बढ़ा चुके हो, अब कैसे कंट्रोल करोगे। और साथ साथ उसने ये भी कहा कि अगर आपने इसे अभी कंट्रोल नहीं किया ना तो अगले 2 सालों में 2029 तक ये ऐसे स्तर पे पहुंच जाएगा कि फिर ये कभी वापस नहीं आ सकता। 1.5 को एक बार ब्रीच कर गया तो कर ही गया, अब फिर वो अनकंट्रोलेबल स्थिति में पहुंच जाएगा। और क्या कहा, सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें, जो समुद्र की सतह का तापमान होता है, उन्होंने कहा भाई वो भी दूसरा सबसे बड़ा ज़्यादा गर्म था। ठीक है, टोटल एनवायरनमेंट का कितना गर्म था, टोटल एनवायरनमेंट तो गर्म था चौथा सबसे ज़्यादा, है ना। और अगर हम खाली सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो ये दूसरा सबसे ज़्यादा गर्म सी सरफेस टेम्परेचर था। इससे पहले 2025 का सबसे ज़्यादा गर्म था। ठीक, इसी के साथ ये बताया कि भाई अल नीनो की समस्या, अल नीनो की स्थिति बन रही है, कंडीशंस बन रही हैं, और उम्मीद है कि 2026 की जैसे ही हम दूसरी छमाही में जाएंगे, थर्ड क्वार्टर में जाएंगे, तो वहाँ पे अल नीनो आ सकता है। और अल नीनो आएगा तो समुद्र का तापमान फिर से गर्म हो जाएगा और ये ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाएगा ही, है ना। तो ये कुछ बातें इसने कही हैं। क्यों मैटर करती है इसकी कही हुई बात, है ना। तो सबसे पहले तो ये है क्या, तो ये एक कॉपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम चलता है। ठीक है, इस प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है, इस एजेंसी के थ्रू कि भाई एक रिलायबल क्लाइमेट डेटा दो, जो जिसके आधार पे जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, वो अपनी पॉलिसीज़ बना पाए, है ना। क्योंकि हर कोई कह रहा है कि ये होगा, ये होने वाला है, इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया। तो EU ने कहा भाई देखो हमने अपना एक एजेंसी बना दी, एक प्रोग्राम चला रखा है कॉपरनिकस अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम। उसमें एक एजेंसी है कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। तुम अपना एक अच्छा, सटीक, रिलायबल, विश्वसनीय डेटा प्रदान करो जिससे हम क्या है अपनी नीतियाँ बना सकें, है ना। सच सच बता दो कि इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ने वाला है, हमें और किसी से नहीं जानना। तो इसके डेटा पे जो IPCC है वो भी भरोसा करता है, ग्लोबल स्टॉकटेक भी इस पे ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, इतनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती रही, तो जनवरी 2029 में हम 1.5 डिग्री सी मार्क को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आता है ये ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस क्या है कि इसके डेटा को हर कोई प्राप्त कर सकता है, कोई स्टार्टअप है वो भी जा सकता है, कोई अन्य देश की सरकारें हैं वो सब भी इस तक पहुंच कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने छिपा के रख रखा है डेटा, ऐसा नहीं है। कोई स्टडी करना चाहता है तो ये ओपन सोर्स पे अवेलेबल है, कोई भी चाहे इसके डेटा को स्टडी कर सकता है। ठीक है, किसके अधीन काम कर रहा है ये कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, तो हमने देखा यूरोपियन यूनियन अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के अधीन काम कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोषण पखवाड़ा का 8वां एडिशन शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलेगा ये। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा आपसे पूछा जा सकता है। पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन। ठीक है, कोई भी चीज़ 15 दिन चल रही है तो उसे पखवाड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो कहाँ से ये शुरू हुआ था? विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, जो हमारी मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है अन्नपूर्णा देवी, उनके द्वारा। ठीक, तो इन्होंने यहाँ पर एक कहा कि जन आंदोलन बनाया जाएगा इसे, है ना, और जन आंदोलन बनाया भी। अभी तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.6 करोड़ एक्टिविटीज़ इस पे रिपोर्ट की गई हैं, ये जो डैशबोर्ड है। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसकी थीम पूछी जा सकती है कि इस पखवाड़े की थीम क्या थी। तो थीम है मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा जो ब्रेन डेवलप होता है ना, तो शुरू के जो 6 साल होते हैं, ठीक है, उसमें डेवलप होता है। तो 85% ब्रेन डेवलपमेंट शुरू के 6 सालों में होता है। और जो पहले 1000 दिन होते हैं ना, प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के 2 वर्ष के होने के, ठीक है, वो सबसे क्रिटिकल विंडो होती है। उसमें बच्चा कितना इंटेलिजेंट होगा फ्यूचर में, कितना उसकी जो फिजिकल बॉडी है वो कितनी मजबूत होगी, ये सब इन्हीं 1000 दिनों में तय होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें इस पखवाड़े में किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया? तो पहला है कि जो मैटरनल माता की और बच्चे का जो न्यूट्रिशन है ना, पोषण है, ठीक है, उस पर काफ़ी फोकस किया गया। उसमें कहा गया कि जो बच्चा है उसको 6 माह तक केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर लगता है कि उसको अन्य पूरक आहार की आवश्यकता है तो फिर उसे वो दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कहा गया कि जो 3 साल तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करना चाहिए कि जैसे जो भी उनकी देखभाल कर रहा है ना, तो वो उनसे बातचीत करे। ठीक है, आप 3 साल का बच्चा कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन अगर आप बातचीत करते हो तो वो अपने हाव भाव से धीरे धीरे बोलने लगेगा। अभी भाषा नहीं सीख रहा होगा तो वो जो भी जैसे भी आवाज़ करता होगा उस हिसाब से आपसे बातचीत करेगा। लेकिन जब भी वो ये सब काम कर रहा है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये अर्ली स्टिम्युलेशन करना चाहिए जो भी वो केयर गिवर हो उसको। फिर 3 से 6 साल का बच्चा है तो उसकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो प्ले बेस्ड, खिलौनों के आधार पे। ऐसा नहीं है कि उसे अपने बड़े बड़े बैग्स लाद दिए, है ना, और बच्चा एक प्रॉपर मतलब एक बोझ के तले पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एकदम टॉयज़ के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से सिखाया जाना चाहिए, और ये चीज़ें आंगनवाड़ी में भी सिखाई जाएँ। ठीक है, स्क्रीन टाइम बहुत कम होना चाहिए, नो स्क्रीन आवर होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स को इसके लिए एडुकेट किया जाना चाहिए। आजकल की एक नई समस्या क्या आ गई है कि मदर फादर दोनों वर्किंग है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे को संभालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? उसे मोबाइल के आगे बिठा दो, है ना। तो वहाँ पे पेरेंट्स को जागरूक करने की आवश्यकता है कि आपको छोटे बच्चे को स्क्रीन नहीं देनी है, क्योंकि वो क्या करती है, ब्रेन डेवलपमेंट को बहुत स्लो कर देती है। और इसे जन भागीदारी बनाना है। इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स को, लोकल सपोर्ट को शामिल करो, CSR के द्वारा जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन सबको पार्टिसिपेट करवाओ। ठीक है, ये पोषण पखवाड़ा हमारा एक मिशन चलता है, मिशन पोषण 2। ठीक है, तो उसके अधीन इसको, मतलब पोषण 2 तो एक अभियान वो चल रहा है, मिशन है ना, लेकिन जनता को उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो सरकार बीच में कभी कभी 15-15 दिन के ऐसे पखवाड़ा आयोजित करती है और उसमें बड़े स्तर पर लोगों के पास जागरूकता पहुंचाई जाती है, अवेयरनेस पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो ये पोषण 2 जो मिशन है ये आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान और स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, इन तीनों को मिलाकर बना है। ठीक है, और एक पोषण ट्रैकर भी है, इसमें रियल टाइम मॉनिटर करते हैं कि कितना जो भी इसके बेनिफिशियरीज हैं उनका हाइट कितनी है, वेट कितना है, तो वो सब इस पोषण ट्रैकर में नोट किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आएगा कि जो 8वां एडिशन है पोषण पखवाड़े का, उसकी थीम क्या है ना। तो थीम हमने देखी, मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ। जीवन के जो पहले 6 माह हैं उसमें आपको मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना है। नेक्स्ट है कि पोषण पखवाड़ा में नया फोकस किस पे किया गया? विटामिन ए, मिड डे मील, नो स्क्रीन आवर या डिजिटल लिटरेसी। तो नो स्क्रीन आवर फॉर चिल्ड्रन
कि बच्चों को भाई स्क्रीन मत देखने दो, मोबाइल फ़ोन मत चला कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटी का। एक 3 लाइन व्हिप जारी किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो ये 3 लाइन व्हिप क्या होता है ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, तो इन्होंने क्या करा है, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक स्पेशल सेशन चल रहा है ना सर उसका, पार्लियामेंट का, तो उसमें अपनी अपनी पार्टी के मेंबर्स के लिए व्हिप जारी किया गया है। ठीक है, व्हिप क्या होता है, व्हिप एक पार्टी जारी करती है अपने एमपीज़ के लिए। ठीक है, मान लो जैसे बीजेपी है तो बीजेपी के जो जो एमपीज़ हैं उनको वो व्हिप मानना होगा, कांग्रेस के एमपी के लिए बीजेपी नहीं जारी कर सकती। ठीक है, पहली बात तो ये। तो व्हिप एक रिटन ऑर्डर होता है। ठीक है, वो उसे निर्देश देती है कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने ही मेंबर्स को, है ना, कि आप इसके अकॉर्डिंग वोट करेंगे। ठीक है, कि जो भी पार्टी चाहेगी उसके अकॉर्डिंग वोट करेंगे। जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली पार्टी छोड़ देती है कि हाँ जिसका जो मन है वो वोट करो, हमारे पक्ष में भी कर सकते हो, नहीं भी। लेकिन यहाँ पर तो अगर आपने वोटिंग नहीं की सरकार के पक्ष में या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में, तो फिर आपको क्या हो सकता है, फिर पॉलिटिकल पार्टी आप पर कुछ जो है डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तो 3 तरह के व्हिप होते हैं। एक होता है 1 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप में कहते हैं कि आपको इस वाले मतलब हमारे पक्ष में ही वोट देना है। ठीक है, और आना ना आना आपकी मर्जी है। अगर आप हमें वोट नहीं देना चाहते तो आना मत, है ना। अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, लेकिन आओगे, अटेंडेंस होगी तो हमारे पक्ष में ही मतदान करना होगा। फिर 2 लाइन व्हिप होती है। इसमें कहते हैं कि भाई आना जरूर है, वोटिंग आप किसकी मर्जी से ही कर लेना, है ना, अपनी मर्जी से कर लो, चाहे पार्टी लाइन में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर ये आता है सबसे क्रिटिकल 3 लाइन व्हिप। इसमें कहा है कि भाई अटेंडेंस तो मैंडेटरी है, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, और वोट तुम्हें वही करना है जो तुम्हारी पार्टी कहेगी। ठीक है, तो कांग्रेस है तो कांग्रेस वालों के लिए व्हिप जारी हुआ है, तो वो अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग वोट करेंगे, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर उन्होंने नहीं किया, मेंबर का नहीं मन हुआ पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट करने का, तो भाई अपनी सीट जा सकती है। जो तुम्हारी पार्टी है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है, दल बदल विरोधी कानून, तो कह देगी कि आपने दल बदल लिया है और आपको अपनी सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। क्यों लाया जा रहा है व्हिप, क्योंकि देखो सरकार ने स्पेशल सेशन बुलाया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए। इसकी हम बात कर चुके हैं, है ना, कि 16 से 18 अप्रैल तक ये सेशन चलना था। अब ये आ ही गया है ना, कल से चल रहा है, आज से चल रहा है ये। तो यहाँ पर तो इसके लिए बीजेपी या जो हम कहें कि सरकार है वो चाहती है कि ये बिल पास हो जाए। तो अगर मानो उसके लोग ही नहीं आएंगे, एमपीज ही नहीं आएंगे, तो फिर उसका बहुमत कम रह जाएगा, है ना। तो सारे जो ज़्यादातर पार्टीज़ हैं उन्होंने कहा है अपने अपने एमपीज़ को कि भाई प्रेजेंट रहना है, क्योंकि वो बिल कैसे पास होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 और टोटल का 50%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 नहीं हुए तो फिर बीजेपी उस बिल को पास नहीं करा पाएगी, है ना। तो यहाँ पे इसमें एक्सपेंशन भी होना है, जो लोकसभा की सीटें हैं उन्हें बढ़ा के 816 किया जाना है, तो ये ध्यान रखना है। ओपोजिशन क्या है भाई, ओपोजिशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को तो सपोर्ट करता है, लेकिन ये जो डिलिमिटेशन सरकार लेके आई है ना कि 2027 की गणना के आधार पे नहीं 2011 पे होना चाहिए, इसको ओपोजिशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि 3 लाइन व्हिप क्या होता है। तो 3 लाइन व्हिप में मेंबर को प्रेजेंट भी होना चाहिए और पार्टी की डायरेक्शन के, पार्टी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार मतदान भी करना होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा, इंडियन नेवी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है 2026 की, 14 से 16 अप्रैल के बीच में आयोजित हुई है। और कहाँ पर हुई है, नौसेना भवन है न्यू दिल्ली में। ठीक है, वहाँ ये नेवी का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे आयोजित हुई है। किसने इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किसने किया, तो जो हमारे एडमिरल हैं दिनेश के त्रिपाठी, तो उन्होंने, जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ भी हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और CDS इसमें मौजूद रहे अनिल चौहान, जो हैं जनरल अनिल चौहान, वो भी इसमें मौजूद रहे, यूनियन होम सेक्रेटरी, तो वो सब लोग इसमें शामिल थे।
ठीक है। इसमें इस दौरान ना कुछ बातें कही गई हैं और वो बातें आपके प्रीलिम्स के लिहाज से तो महत्वपूर्ण हैं, एक दो बातें, लेकिन मेंस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि देखो भाई, जो अभी का जो ये संस्करण है ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे ना डबल फ्रंट चैलेंज है भारत के समक्ष। डबल फ्रंट चैलेंज क्या है, एक तो जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है ना, इसमें आपने देखा होगा कि वो हॉर्मुज से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे यहाँ पे शिप्स आ रहे हैं, तो उन शिप्स पे खतरा है। ठीक है। तो इस खतरे से बचाने के लिए कौन हेल्प करेगा? नेवी हेल्प करेगी, है ना। तो एनर्जी सिक्योरिटी या जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। ठीक है। और जो हमारा IOR रीजन है, ठीक, जो इंडियन ओशन रीजन है, उस रीजन में जो आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका की प्रेजेंस बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। और अब वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बढ़ रही है, तो बहुत सारे देश, मल्टी नेशनल फोर्सेस एक्टिव हो गई हैं। तो ऐसे में भारत को एज अ सिक्योरिटी पार्टनर, है ना, एज अ प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में अपनी इमेज जो है फिर से पुख्ता करनी है। ठीक है। तो ये दो चैलेंज हैं भारत के सामने। तो किन किन बातों पे चर्चा हुई? बातों पे चर्चा हुई कि भाई फ्यूचर रेडी फोर्स बनना है, भविष्य की फोर्स, जो बिल्डर्स नेवी हो, बायर्स नेवी नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि हमें जो भी चाहिए अभी हम खरीद रहे हैं, है ना। हमें अपना एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए तो हमने खरीदा, भाई अपना बनाओ, है ना। आत्मनिर्भर भारत करो, इंडिजिनाइजेशन। ठीक है। और क्या कहा कि जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे AI, ठीक है, तो AI को कैसे यूज़ करना है, ठीक, तो इन सब पर काम करो। महासागर विजन जो है हमारा, महासागर क्या है? म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस रीजन। जब सागर आया था ना तो सागर की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो महासागर की भी आपसे ना फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में। ठीक। और नहीं तो मेंस में तो आप महासागर डेफिनेटली लिख के आएंगे। अगर आप इंडियन ओशन रीजन की बात कर रहे हैं और आपने महासागर नहीं लिखा तो समझिए आपका आंसर अधूरा है। ठीक है। तो आपको जहाँ भी मौका मिले, कहाँ मौका मिल सकता है, या मेन बॉडी में आंसर की या फिर कंक्लूजन में, जहाँ भी मौका मिले आपको लिख के आना है। तो महासागर विजन को लिख के आना है। और क्या है? इंटर सर्विस सिनर्जी, कि नेवी कैसे आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलकर ज्वाइंटनेस में काम करेगी, है ना। तो इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, थिएटर कमांड क्या होती है? जिसमें हम तीनों सेनाएं, भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, आर्मी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों साथ मिलके काम करती हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो महासागर है इसका फुल फॉर्म तो बताया, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस रीजन। तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, आंसर बनेगा B। तो यहाँ पर आज हमारा लेक्चर समाप्त होता है, 16 अप्रैल का लेक्चर। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। जो टॉपिक नहीं समझ आए हैं उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और देखिए आप ना इसे लगातार पढ़ते रहिए, साथ के साथ पढ़ते रहिए, ठीक, क्योंकि अगर कंपाइल करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है लास्ट में। ठीक है। फिर वो हो नहीं पाता, फिर हम चीज़ें छोड़ देते हैं, तो आप इसे देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।